सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम खबरों पर बात करें उससे पहले आपको एक आवश्यक सूचना देनी है कि ध्येय आईएएस परिवार से जुड़े रहे एक सीनियर फैकल्टी कीर्ति भूषण सर हमारे आपके बीच में नहीं रहे और इसी के कारण अगर आज खबरों के प्रस्तुतिकरण में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों। सबसे पहले जो खबर है उसमें हम बात करेंगे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक के विषय में। तो E9 क्या है? 9 देशों का एक समूह है और यह 9 देशों के जो शिक्षा मंत्री हैं अर्थात एजुकेशनल जो मिनिस्टर हैं वो समय समय पर बैठक करते हैं और बैठक करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने यूनेस्को का SDG 4 अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 अपनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2030 तक हम सभी को शिक्षित करेंगे, इसके टारगेट को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। SDG 4 जो है अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 जो है यह कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन को अर्थात ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी जिसका लाभ सभी वर्ग सभी समाज के लोगों को मिल सके और जो जेंडर गैप दिखाई देता है, एक क्षेत्रीय विभाजन दिखाई देता है, इसको समाप्त किया जाए और सभी लोगों को शिक्षित किया जाए। तो इसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए E9 देश जिसमें भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं, इनकी एक बैठक होती है और इसी को बोला जाता है E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक। अब ये जब बैठक होती है तो इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो हम एजुकेशन के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आपको पता है ये जो 9 देश हैं यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन साक्षरता दर जो है वह कम है और साथ ही साथ जो ग्रामीण और शहरी विभाजन है वह ज़्यादा दिखाई देता है। लैंगिक विभाजन भी हमारे यहाँ काफ़ी बना हुआ है, इसीलिए सरकार की पहल की आवश्यकता महसूस की जाती है और इसी के लिए E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक होती रहती है। अब SDG जो 4 है हमारा, इसके तहत हम लोगों ने क्या टारगेट रखा है कि 2030 तक क्या करेंगे, जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं इनको प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा हम देंगे, हम इनको उत्तम व्यावसायिक शिक्षा देंगे, अवसर की समानता इनके लिए हम उत्पन्न करेंगे। प्रयास ये करेंगे कि किसी भी तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही साथ हमें विकलांग लोगों का या हाशिए के शिकार लोग, हाशिए के शिकार का मतलब ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा वंचित हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई जाती है। ठीक इसी तरह इसमें कहा गया है कि 2030 तक जो हमारे पास दक्ष शिक्षक हैं उनकी आपूर्ति की जाएगी, उनको स्किल्ड किया जाएगा और उनके लिए जो भी आवश्यक कदम है वह उठाया जाएगा। तो इसी सब चीज़ को सुनिश्चित करते हुए SDG 4 के संदर्भ में अपने गोल को प्राप्त करने के प्रयास के लिए 6 अप्रैल अर्थात आज क्या हुआ, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने जो है कि इस बैठक में हिस्सेदारी की और यह जो बैठक है इसका नाम है E9 पहल सतत विकास लक्ष्य 4 अर्थात सतत विकास लक्ष्य 4 और इसमें डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। SDG को अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को आगे बढ़ाने की बात की गई है और इसी पर यह बैठक पूरी केंद्रित थी। इसमें कहा गया जो हाशिए पर मौजूद बच्चे हैं, युवा हैं या फिर बच्चियां हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो कोविड के दौरान एक चुनौती क्रिएट हुई है, जो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हुआ है, इसको हमें दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हैं
अन्य सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में तो बच्चे जो है कि क्या कर रहे हैं, वो अपनी ट्यूशन से लेके अन्य सोर्स से अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में या फिर जो ट्राइबल्स एरिया है वहाँ पर तो कई तरह की चुनौतियाँ हैं। तो कैसे इसका समाधान किया जाए, इस पर बातचीत हुई। 3 प्राथमिकताएं हैं इस बैठक की: शिक्षकों को सहयोग देना, कौशल में निवेश करना और डिजिटल गैप को कम करना। डिजिटल लर्निंग और कौशल विकास में आने वाली चुनौतियों को समाप्त करने की भी बातचीत यहां पर की गई है। हम बढ़ते हैं अगली खबर, 58वां अर्थात 58th राष्ट्रीय समुद्री दिवस के विषय में। भारत हर साल क्या करता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का आयोजन करता है और इस बार जो आयोजन किया गया ये 58 था। इसमें प्रयास किया जाता है, ये जो आयोजन किया जाता है उद्देश्य होता है अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में माल परिवहन के लिए संगठित, सुरक्षित और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के लिए संदेश देना। आसान शब्दों में समझिए, उद्देश्य इसका यह होता है कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जब मनाएंगे, उद्देश्य होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है, आपको पता है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसमें से लगभग 95% किसके माध्यम से होता है, ओशन के माध्यम से होता है। तो हम यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हमें ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत मजबूत हो, सुरक्षित यहाँ का जो व्यापार है इंडियन ओशन में वो हम प्रदान कर सकें और हम ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ऐसा समुद्री सिस्टम क्रिएट करें जिससे पर्यावरण अर्थात जो ओशन में पोल्यूशन क्रिएट होता है, पर्यावरण पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यह ना पड़े। पहली बार जो आयोजन हुआ था राष्ट्रीय समुद्री दिवस का, वह हुआ था 1964 5 अप्रैल को। ये जो परंपरा है आखिर 5 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कहानी ये है कि 5 अप्रैल 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, सिंधिया जो स्टीम नेविगेशन कंपनी है, यह जो कि पहली कंपनी थी, इसने अपना पहला स्टीम शिप क्या किया था, मुंबई से जो है कि लंदन के लिए रवाना किया था। अर्थात ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसमें भारत के लोगों की हिस्सेदारी थी, भारत के लोगों ने बनाया था। और इसको क्या किया गया था, एक शिप, एक जहाज जो है कि मुंबई से लंदन भेजने का प्रयास किया गया था और इसी के कारण समुद्र में हमारी यहीं से जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है। इसी को याद करते हुए 5 अप्रैल को क्या किया जाता है, हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। आपको पता है कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का बाद में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इस तरह से यह राष्ट्रीय कंपनी है। यह जो जब आयोजन होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस का, तो वरुण पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आप बताइएगा कि वरुण जो देवता थे वो किसके प्रतीक माने जाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का जो इसको जब सेलिब्रेट किया जाता है तो इसकी एक सेलिब्रेशन समिति होती है जिसकी अध्यक्षता, ध्यान दीजिएगा, कौन करता है, पोत परिवहन महानिदेशक इसके करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी अध्यक्षता कोई मंत्री नहीं करते बल्कि पोत परिवहन महानिदेशक करते हैं। आपको पता है 1959 में भारत क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का सदस्य बन गया था और इस समय से भारत क्या कर रहा है, समुद्र में अपनी हिस्सेदारी को हमेशा सतत रूप से आगे बढ़ा रहा है। जो 2021 की ये बैठक हुई थी, इसकी जो थीम थी कोविड-19 से आगे सतत और नौ परिवहन, अर्थात कोविड का जो दौर है इससे आगे बढ़ के कैसे हम कंटिन्यूस जो है कि सस्टेनेबल तरीके से जो ओशन का परिवहन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, इसकी थीम थी। भारत जो है कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर भी आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत हमें प्रयास करना है 2030 तक हमें इंश्योर करना है कि भारत की जो समुद्री क्षेत्र में स्थिति हो मजबूत हो, तकनीकी रूप से हम उन्नत हो और आत्मनिर्भर हो। अब हम बात करते हैं भारत में एफडीआई प्रभाव बढ़ने की खबर पर। तो एफडीआई सबसे पहले समझिए क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशों से आने वाला जो निवेश है उसको हम एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई को आसान शब्दों में समझिए, एक व्यक्ति है टोनी और इसने क्या किया, मान लेते हैं यह कोई राज्य है इंडिया का और यहां पर किसी कंपनी लाकर कोई कंपनी खोला। मान लेते हैं टोनी ने क्या किया, एक कंपनी बी खोला। तो ये जो बी कंपनी खोला इसमें क्या किया होगा, टोनी पैसा लेके आया होगा, अपना मैनेजमेंट लेकर आया होगा, अपना टेक्नोलॉजी लेकर आया होगा। तो इस प्रकार के निवेश को हम बोलते हैं जो है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेश से आने वाला निवेश जो कि डायरेक्ट हो रहा है। यह स्थायी प्रकृति का होता है। अब जैसे टोनी ने बी कंपनी बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि उसका एक दिन मन किया, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है कि शेयर के जो मूल्य है कम हो रहे हैं तो तुरंत वो बेचकर बाहर हो जाए। इस कंपनी को बेचने के लिए इसका पैसा जो लगा है, इसमें जो तकनीकी लगा है
उसको वापस ले जाने में समय लगेगा, इसीलिए स्थायी प्रकृति का होता है। और इसी के कारण अगर किसी देश में एफडीआई आता है, मान लेते हैं टोनी है, इसी तरह से मोनी है, ऐसे बहुत से लोग अगर किसी देश में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इसका मतलब क्या है कि बाहर के लोगों को यह मैसेज मिल रहा है कि अगर यहाँ पर वो निवेश करेंगे तो इससे क्या होगा, उनको लाभ मिलेगा। और जो राज्य है इसको क्या फायदा होगा, इसको यह फायदा होगा कि जितना अधिक विदेश से पैसा आएगा, पूंजी आएगी, तकनीकी आएगी, उतना ही तेजी से डेवलपमेंट होगा, उतनी तेजी से रोजगार बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से रोजगार के साथ साथ उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो इससे पूंजी तकनीकी आता है, प्रबंधन भी आता है, जीडीपी को बढ़ावा मिलता है। अब जो एफडीआई होती है दो प्रकार की होती है, ग्रीन एफडीआई और ब्राउन एफडीआई। ग्रीन एफडीआई का जैसे मैंने कहा, टोनी आया, इस राज्य में उसने बी कंपनी खोला, एकदम नए सिरे से कंपनी खड़ा किया, ये क्या है, आपका ग्रीन एफडीआई का एग्जांपल। ऐसे ही अगर टोनी कहे कि नहीं, पहले से यहाँ पे कंपनी ए है, उसी में हम थोड़ा बहुत निवेश करते हैं, उसी के आधारभूत संरचना को हम दुरुस्त करते हैं, तो ये क्या होगा, ब्राउन एफडीआई होगा। तो भारत में क्या हुआ है, कोरोना के फेज में भी एफडीआई बढ़ा है। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक भारत में 72.12 बिलियन डॉलर का क्या हुआ, निवेश आया है। और कोरोना काल में एफडीआई बढ़ा होना यह बताता है कि भारत में जो इन्वेस्टर हैं वो रुचि ले रहे हैं, और हमारे यहाँ अगर कोरोना का फेज खत्म होता है, तेजी से एफडीआई आएगा, जो कि भारत के विकास के लिए, जीडीपी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार द्वारा एफडीआई के लिए उठाए गए जो कदम हैं वो उदार हुए हैं, इसी के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी रुचि यहाँ पर बढ़ी है। पिछले साल से अगर देखा जाए तो हमने इन 10 महीनों में लगभग 15% अधिक एफडीआई प्राप्त की है, अर्थात जो एफडीआई का यह रिकॉर्ड है, एक तरह का अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 माह में एफडीआई इक्विटी जो प्रवाह है वह जो है कि 28% बढ़ा है। अर्थात अगर हम देखें पिछले ईयर से इसको हम कंपेयर करें 10 महीनों के सापेक्ष, तो 28% जो है कि एफडीआई ज़्यादा आया है। पूरे साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 15% ज़्यादा आया है। कुल निवेश में जो अगर सबसे ज़्यादा योगदान आप देखेंगे तो आपको योगदान दिखाई देगा लगभग 30.28% के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर। आपको पता है पहले मॉरिशस से हमारे पास एफडीआई वगैरह ज्यादा आता था, लेकिन अब कुछ सालों से सिंगापुर पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरा स्थान पर अमेरिका है, और अमेरिका से जो लगभग हमको 24.28% जो है कि एफडीआई हमको प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा जो स्थान है वह यूएई है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो बड़े बड़े देश हैं वहां से निवेश नहीं आ रहा, खासकर यूरोपीय यूनियन से हमारे पास निवेश नहीं आ रहा, कनाडा से हमारे पास निवेश नहीं आ रहा, जबकि हमारे पास वहां से भी निवेश आना चाहिए था। जनवरी 2021 में ही अगर हम देखें, अर्थात हम 2020 को भूल जाएं, जो जनवरी 2021 के हिसाब से देखें तो जनवरी 2021 में जो सर्वाधिक एफडीआई आई है नए साल में अगर देखा जाए तो वो आई है जापान से। टोटल जितनी भी जनवरी 2021 में एफडीआई आई उसका 29.9% कहां से आया, सिर्फ जापान से आया। सिंगापुर जो है कि दूसरे स्थान पर रहा, यहां से 25.46% आया। तीसरा स्थान यूएसए का रहा। अर्थात 2021 का जो ट्रेंड होगा वह कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, जो कि अभी हमने 10 माह का देखा उससे अलग दिखाई दे सकता है। 2020-21 में 10 माह में जो सर्वाधिक निवेश आया था, अर्थात जो हमने कहा था कि कितना आया, 72.1 अरब है जो निवेश आया, इसकी हम बात कर रहे हैं, ना कि जनवरी 2021 वाले डेटा की। तो हमने पहले जो डेटा देखे थे उसके हिसाब से देखें तो 2021 में जो 10 माह की हम बात कर रहे थे उसमें सर्वाधिक निवेश आया है, वह आया है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। और कितना आया है, 45.81%। अगर हम इसको आसान करें तो लगभग 46% क्या है, एफडीआई किस में आया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में आया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरा स्थान जो आ रहा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा है। तीसरा जो है सर्विस सेक्टर में आया। जनवरी 2021 में देखें तो थोड़ा सा ट्रेंड फिर से दिखाई देगा बदलता हुआ। 21.80% कंसल्टेंसी की जो सेवाएं हैं उसमें और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आया है। 15.9% हार्डवेयर के क्षेत्र में, और सेवा के क्षेत्र में 13.64% का जो है कि वो देखा गया है। इतना एफडीआई इस क्षेत्र में आया है। तो ध्यान दीजिएगा पिछले 10 माह के आंकड़े और यह जो जनवरी का आंकड़ा है उसमें कुछ अंतर है। दोनों को मैंने इसलिए बताया कि अगर एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये डेटा यूज किया जाए तो आपको पता रहे। अब हम बात करेंगे 48 जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विषय में। तो जस्टिस
एनबी रमन्ना क्या होंगे, 48 जो है कि सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या कर दिया है, अब इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और 24 अप्रैल को क्या करेंगे, जो जस्टिस रमन्ना है वो शपथ लेंगे। आपको पता है 23 तारीख को ऐसे बोबड़े जो वर्तमान सीजीआई हैं अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिटायर हो रहे हैं और वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो वरिष्ठतम क्रम में जो स्थान था वो एनबी रमन्ना जी का ही था और इसी के कारण जो है कि जस्टिस एस ए बोबड़े ने क्या किया था, इनके नाम की सिफारिश की थी। जैसा कि आपने देखा सामान्यतः एक परंपरा है कि सीनियर जो जज होते हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। आपने देखा होगा, कहानियां भी पढ़ी होंगी अर्थात केसेस भी पढ़े होंगे, कई बार इनका जो है कि उल्लंघन भी किया है, लेकिन यह वरिष्ठतम थे और इन्हीं के नाम की अप्रूवल हो गया है अर्थात राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त कर दिया है एक तरह से, बस इनको शपथ लेना बाकी रह गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और यह जो क्या करेंगे 26 अगस्त 2022 तक 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे और इनके पास लगभग 16 माह का क्या होगा, कार्यकाल होगा। इनके जो प्रमुख निर्णय हैं इसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बहाली को कहा था, ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ, 21 से जुड़ा हुआ है। तो ये जो निर्णय था कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाल होना चाहिए, आपको पता है कि वहाँ पर 4G की जो सेवाएं हैं, इंटरनेट शटडाउन सबसे लंबे, विश्व में सबसे लंबे कटडाउन के रूप में वहाँ पर दिखाई देता है, उसकी बहाली का निर्णय इन्होंने ही दिया था। इसी तरह से चीफ जस्टिस का जो कार्यालय होता है अर्थात जो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय होता है उसमें जो वर्क होते हैं उसको भी आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला जो लिया गया था, उसकी बेंच में भी जो है कि जस्टिस रमन्ना शामिल थे। अयोध्या के मामले में जो सुनवाई हुई उस बेंच का भी ये हिस्सा थे और आपको पता है अयोध्या मामले की जो सुनवाई थी उसकी अध्यक्षता उस समय के सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने की थी और उसके भी जो है कि सुनवाई का ये बेंच का हिस्से थे। संवैधानिक बेंच, जो वह संवैधानिक बेंच जिसने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी और वह सभी के लिए फिर नजीर बनी थी कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते हैं। तो यह जो राज्यपाल के अधिकार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था संवैधानिक बेंच का, उस बेंच का भी जस्टिस रमन्ना क्या थे, हिस्सा थे। घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं के विषय में इन्होंने बहुत प्रगतिशील अपने विचार कहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं का आर्थिक योगदान होता है वह किसी भी ऑफिशियल काम से कम नहीं होता, हमें क्या करना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए और उनकी भी आय तय करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई केसेस कोर्ट में जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि महिलाओं की जो आय है उसको तो कैलकुलेट ही नहीं किया जा रहा है, जैसे चाहे वो भत्ता देने की बात होती है, हर्जाने देने की बात होती है तो पुरुष ये कह देता है ये तो घर में रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी। उस संदर्भ में इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ये गलत परंपरा है, हमें इसे चेंज करना चाहिए। प्रथम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वह हरिलाल जे कानिया थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल था। आपको पता है कि संघ की जो न्यायपालिका है उसके लिए जो आर्टिकल है वह 124 से लेकर 147 तक है। आर्टिकल 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वह किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इसी में कहा गया है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, बाकी अन्य जो है कि सदस्य जो है कि न्यायाधीश होंगे। अब बात करते हैं हम अगले खबर पर, जिसमें हम बात करेंगे डीआरडीओ ने क्या किया है, एक चैप तकनीकी विकसित की है। आप इस चैप तकनीकी को समझने के लिए एक इमेज का हम सहारा लेते हैं। अब ये देखिए एक फाइटर जेट है, यह फाइटर जेट जैसे आगे की ओर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है। अभी जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पीछे से मान लेते हैं कोई मिसाइल का हमला होता है, तो मिसाइल का हमला होगा तो क्या करेगा, अब इसके पास एक ही विकल्प है जो कि मिसाइल आ रही है उसको नष्ट कर दे। उसको नष्ट करने के लिए जो फाइटर जेट होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, कुछ ऐसे जो है कि तकनीकी लगी होती है। इसमें से क्या होता है, जैसे कि आप आग का गोला ये देख रहे होंगे, तो यह एक तरह का जो है कि ऐसा हथियार टाइप का होता है कि जो पीछे की तरफ से निकलता है और जैसे मान लेते हैं कि एक जो है कि ये फाइटर जेट है या हमारा फाइटर जेट है, ये इधर की डायरेक्शन मूव कर रहा था, पीछे से मिसाइल आ रही है, इसमें से क्या होगा, ये कुछ ऐसी जो है कि ऐसे जो है कि तकनीकी है जिसमें से आग के गुब्बारे जैसे निकलेंगे। ये आग के गुब्बारे क्या करेंगे, एक धुआं जैसी कंडीशन क्रिएट करेंगे और इससे क्या होगा, ये जो हमारा फाइटर जेट है इसकी लोकेशन थोड़ी देर के लिए छुपेगी और साथ ही साथ ये जो आग के गुब्बारे जैसे लग रहे हैं ये मिसाइल को क्या करेंगे, पहले ही जैसे ही फाइटर जेट को टच कर पाता उससे
पहले ही नष्ट कर देंगे, यही होती है चैप टेक्नोलॉजी। ठीक इसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है क्या होती है, जो वॉरशिप होते हैं पानी के जो लड़ाकू जहाज उस पर भी लगाई जाती है। मान लेते हैं पानी का जहाज है, ऐसे मूव कर रहा है, पता चला किसी डायरेक्शन से मिसाइल आ रही है, इस पर कुछ ऐसी जो है कि हथियार होते हैं, टेक्नोलॉजी है एक तरह की है, ये क्या करते हैं कि यह खुद जो है कि मिसाइल जैसे ही इनके पास है उससे पहले ये क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। और ये चकमा देने के लिए, क्योंकि ये क्या है, जैसे आप देख सकते हैं धुएं, ये पता नहीं पीछे से जो मिसाइल आ रही है वो ऐसा थोड़ी है, उसको ये पता थोड़ी कि इसी को हमको मारना है, वो तो सामने जो चीज भी आएगी उसको क्या करती है, टारगेट करती है, उसको कुछ जो है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, तो दरअसल वह जो इंस्ट्रक्शन पीछे दुश्मन की मिसाइल को दिए गए हैं उसको जो है कि क्या कर देती है, दिग्भ्रमित कर देती है। तो इसी का है यह जो है कि चैप टेक्नोलॉजी। तो डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, थोड़ा डीआरडीओ को भी समझा लीजिए। इसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म जो है वह है आपका कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था, मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और यह क्या करती है, रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। आपसे पूछा जा सकता है। एजेंसी के इस समय जो कार्यपालक हैं वह है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इनकी जो संस्थाएं हैं, ये इनका नाम लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिएगा, इनको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिए। या आपसे पूछे जा सकते हैं आखिर कहाँ पर कौन सा सेंटर है। डीआरडीओ अपने जो है कि कई तरह के कार्य करती है, हर का सेंटर अलग अलग है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, एडवांस जो है कि चाप तकनीकी का विकास एवं ट्रायल कर लिया है, और ये जो विकास किया गया है डीआरडीओ के जोधपुर वाले सेंटर से किया गया है। ये क्या है, जो चाप तकनीकी है, मिसाइल को नष्ट करेगी, दुश्मन के मिसाइल को नष्ट करेगी। ये मिसाइल का पता चलते ही आग के फव्वारे छोड़ता है, और यह जो आग के फव्वारे हैं मिसाइल से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं, और ये दुश्मन के हमलों से उनको धोखा देने के काम आता है, उससे अपने आप को बचाने में काम आता है। ये जो चाप तकनीकी अभी विकसित की गई है, इसे वॉरशिप पर लगाया जाएगा। फाइटर जेट पर जो चाप तकनीकी होती है उसको बोला जाता है एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम और चाप तकनीकी एक ही है। अगर यह जो है कि क्या होती है, जब यह फाइटर जेट पर लगती है तो इसको बोला जाता है एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम, और अगर यह वॉरशिप पे लगा है तो इसको बोलते हैं चाप सिस्टम। और चूंकि अभी पानी के वॉरशिप पर लगाने के लिए डीआरडीओ ने विकसित किया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं चाप सिस्टम। अब जो चाप सिस्टम डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, और यह इससे क्या होगा, भारतीय नेवी मजबूत होगी। इसका सफल परीक्षण किया गया है अरब सागर में। चाप जो है कि वॉरशिप के मिसाइल ट्रैकर सिस्टम से लैस होता है, अर्थात यह जो आपका वॉरशिप है इसमें जो मिसाइल ट्रैकर सिस्टम है उससे चाप सिस्टम लैस होता है। जैसे ही मिसाइल ट्रैकर सिस्टम को पता चलता है कोई मिसाइल आ रही है, जो आपकी चैप टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव हो जाती है, तुरंत मिसाइल के लिए क्या करती है, उसको रोकने, उसको नष्ट करने के लिए एक्टिव हो जाती है। जो एडवांस चाप सिस्टम डीआरडीओ ने विकसित किया है, यह क्या है, मिसाइल ट्रैकर सिस्टम से तो लैस है ही है, साथ ही साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भी काम करेगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से भी लैस है, और हीट सेंस अर्थात किसी भी माध्यम से बस इसको सूचना मिलते ही एक्टिव हो जाएगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि ट्रैकर सिस्टम ही हीट सेंस का, जब मिसाइल छोड़ी जाती है तो हीट क्रिएट होती है, उससे भी पता लगा सकता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से पता लगा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा वह क्या है, चैप सिस्टम ही है। हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है कि आर्च पुल, इसे बनाया गया है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। लंबाई है 1.3 किलोमीटर, एग्जैक्ट अगर लंबाई देखें तो 1315 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसकी जो ऊंचाई है अगर जो है कि सी लेवल से देखें 467 मीटर है, और इसको सिस्मिक जोन 5 के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। सिस्मिक जोन 5 के अनुसार का मतलब है इस क्षेत्र में अगर रिएक्टर स्केल पर 5 तीव्रता का भी भूकंप आता है तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। यह जो अगले साल जो है कि चालू हो जाएगा, और जब ये चालू हो जाएगा तो कश्मीर की घाटी को शेष भारत से क्या करेगा, ये जोड़ देगा। फ्रांस के एफिल टावर से इसकी जो ऊंचाई है वो 35 मीटर ज्यादा है। इसको बनाया गया है बक्कल और कौड़ी गांव के बीच में बनाया गया। अगर जो चिनाब नदी का जल तल है उससे आपकी ऊंचाई पूछा जाए तो 359 मीटर है, और यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आखिर किस रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। इस पर अभी जो गाड़ी स्पीड से ट्रेन गुजर सकेगी वह 30 किलोमीटर है। हालांकि इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास हो रहा है, आने वाले समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ट्रेन इससे पास हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी एक जो है कि उपलब्धि है। ब्रिज के दोनों तरफ जो पिलर लगे हैं जिससे
से इसको कनेक्ट किया गया है। उनकी ऊंचाई है 131 मीटर। इसकी एज जो होने वाली है लगभग 120 साल होने वाली है। आई होप आप संक्षेप में इन खबरों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।